हेलो बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने सीरीज ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, सीरीज ग्रुपिंग में आपने देखा था जिस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को या कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ते थे, उसी प्रकार सेल्स को जोड़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार से कैपेसिटर और रेजिस्टर्स के केस में हम पैरेलल ग्रुपिंग में उनको कनेक्ट करते थे, उसी प्रकार सेल्स को भी हम आपस में कनेक्ट करेंगे या जोड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग क्या होती है। तो हमने देखो यहाँ पर लिखा है ए नंबर ऑफ सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये देखो पैरेलल का सिंबल है बेटा। इफ दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर आल्सो कनेक्टेड टुगेदर। कहता है कि बेटा, अगर एक, दो या दो से ज्यादा सेल्स अगर आपस में जुड़ी होंगी तो उनको पैरेलल में हम तब कहेंगे जब उन सभी सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे के साथ और नेगेटिव टर्मिनल भी एक जगह पर या एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा सेल्स को हम पैरेलल में तब कह सकते हैं जब एक के अक्रॉस दूसरी जुड़ी हुई हो या एक के अक्रॉस एक जुड़ी हुई हो। या सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अगर सभी सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल और सभी सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल एक जगह पर कनेक्टेड हो या एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी डायग्राम में देखेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन किस प्रकार का होगा। लेकिन उससे पहले देखिए क्या लिखा हमने यहाँ पर, लेट एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई। कहते हैं मान लीजिए आपके पास एन आइडेंटिकल सेल्स है, ये प्रत्येक का ईएमएफ कितना है? ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और कहता है कि प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर, और वो सभी सेल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। देन इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द ग्रुप ऑफ सेल्स इज। तो कहता है कि उस ग्रुप के लिए या उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये आपकी एक सेल है। ठीक है, ये आपकी दूसरी सेल है। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी और इसी प्रकार एन सेल आपस में जुड़ी हुई है। एन सेल्स बताई थी हमने। तो देखो बेटा, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका पॉजिटिव उससे अगली के पॉजिटिव से, इसका करते करते सभी का पॉजिटिव एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इसका नेगेटिव अगली के नेगेटिव से, इसका नेगेटिव उससे अगली के नेगेटिव से, है ना। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर? पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा कि रेजिस्टेंस या कैपेसिटर में हम पढ़ चुके हैं। तो इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके इक्वल होगा? तो देखो, हम जब पढ़ते थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ते थे, वहां पर हम बोलते थे कि प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रत्येक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। करंट क्या होगा? डिवाइड। तो इस केस में एक सेल का ईएमएफ क्या है? ई। तो प्रत्येक सेल के अक्रॉस कितना रहेगा? ई और ई। तो ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? कैपिटल ई के। ठीक है, उसी प्रकार आर इक्विवेलेंट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, किसके इक्वल होगा? तो आपको पता है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था उसका रेसिप्रोकल निकालते थे। वो किसके इक्वल होता था? 1 में R1 प्लस 1 R2 प्लस में अप टू 1 RN। लेकिन यहाँ पर R1 R2 R3 R4 सब की वैल्यू क्या है? R, स्मॉल r। तो R1 R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 में R प्लस 1 R प्लस में 1 R प्लस में अप टू 1 R। एन सेल्स जुड़ी हुई है बेटा। तो देखो 1 में R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा? इधर से N में स्मॉल r। ठीक है, जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये तो क्या है? इसका रेसिप्रोकल। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ से? R बाई N। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया? स्मॉल r अपॉन स्मॉल n। N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ सेल्स। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल सेल। ठीक है, अब देखिए, इफ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। कहता है कि मान लीजिए उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया कैपिटल R। तो देखो, ये आपका सेल्स का कॉम्बिनेशन था, इसके अक्रॉस क्या किया हमने? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। लिख देता हूं इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो एरो ये किसकी दिखा रहा है? करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है यहाँ से। ठीक है, किसकी डायरेक्शन को? करंट की डायरेक्शन को। तो इस केस में जो करंट होगा, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट आएगा वो किसके इक्वल होगा? तो हमने लिखा देन करंट बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट ड्रॉन बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स इज। कहता है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके द्वारा उस ग्रुप ऑफ सेल्स से या पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर से जो करंट निकलेगा वो किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली बात है, I इज इक्वल टू में ई इक्विवेलेंट अपॉन में कैपिटल R, है ना, प्लस में R इक्विवेलेंट। कैपिटल R क्या है यहाँ पर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ई इक्विवेलेंट की और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं।
तो उन वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है। इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप पुट भी कर सकते हो। इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट कर देंगे हम, कैपिटल ई अपॉन में कैपिटल आर, क्योंकि इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया है, कैपिटल ई के इक्वल, कैपिटल आर प्लस में आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया था, स्मॉल आर बाई एन के इक्वल, स्मॉल आर बाई स्मॉल एन, ठीक है। तो ये तो आया बेटा कि उस कॉम्बिनेशन के अंदर से जो करंट होगा वो किसके इक्वल होगा। अब बात करेंगे हम किन की, स्पेशल केसेस की। तो देखिए पहला स्पेशल केस क्या है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेरेटिव बहुत ज्यादा हाई हो, दैट इज कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से जब बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो उस केस के अंदर करंट किसके इक्वल होगा। तो क्या करें बेटा, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 यही है, ठीक है। चाहे इसके अंदर आप इस फॉर्मूले से निकाल ले, चाहे इससे निकाल ले, बात एक ही आनी है, करंट किसके इक्वल होगा। जब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस केस में करंट आएगा ई अपॉन में कैपिटल आर। क्योंकि क्या करेंगे, इस आर इक्विवेलेंट को या आर बाई एन की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इग्नोर, क्योंकि पहली बात तो ना के बराबर, पहली बात तो बहुत छोटा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, दूसरा इसको हमने एन से भी डिवाइड कर रखा है, तो यानी कि और भी कम रेजिस्टेंस, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ठीक है। तो हमने क्या पुट किया इधर, आई इजिकल टू में कैपिटल ई अपॉन में कैपिटल आर, ठीक है। इन दिस केस करंट ड्यू टू सिंगल सेल इज, इस केस में सिंगल सेल की वजह से करंट भी कितना होगा, आई इजिकल टू में ई अपॉन में कैपिटल आर के इक्वल ही होगा, ठीक है बेटा। सिंगल सेल की वजह से कितना होगा, ई अपॉन में कैपिटल आर। अब देखो बेटा, सिंगल सेल की वजह से भी करंट इतना ही, और नंबर ऑफ सेल्स की वजह से, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा सेल्स की वजह से भी करंट उतना ही, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो क्या इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स को जोड़ने का हमारे को कोई बेनिफिट मिला, नहीं। तो हमने क्या लिखा, सो इन दिस केस देयर इज नो एडवांटेज ऑफ यूजिंग द सेल्स इन पैरेलल। कहता है कि इस केस में, यानी कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हाई हो, तो उस टाइम पर सेल्स को पैरेलल में जोड़ने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई एडवांटेज हमें नहीं मिलने वाली, ठीक है। उससे आगे नेक्स्ट केस क्या है, देखिए, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, कहता है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो, एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से बहुत ज्यादा छोटा हो, तो उस टाइम पर जो करंट होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, किसका यूज करेंगे हम, फिर से इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे, कैपिटल आर को हम इग्नोर कर देंगे, कैपिटल आर को जब हम इग्नोर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू में ई अपॉन में, नीचे क्या कैपिटल आर तो इग्नोर हो गया बेटा, क्या बचा, स्मॉल आर बाई स्मॉल एन, ये एन ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन में स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन इन दिस सिचुएशन या इन दिस केस अगर हम बात करें कि एक सिंगल सेल की वजह से करंट कितना होगा, तो हम लिखेंगे इन दिस केस करंट ड्यू टू सिंगल सेल इज, सिंगल सेल की वजह से करंट किसके इक्वल होगा, आई इजिकल टू में एन की जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो क्या आ जाएगा, आई इजिकल टू में ई अपॉन में स्मॉल आर। तो इस केस में आपको नजर आ रहा होगा बेटा, सिंगल सेल के केस में करंट क्या है, इतना, और जब एन सेल्स को कनेक्ट कर दिया तो इसका क्या है, एन टाइम्स। इसका मतलब क्या है, जब सेल्स को अगर सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हाई है, जब सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हाई है, तो उनको हमें पैरेलल में जोड़ने से फायदा होता है, ठीक है। तो यानी कि करंट इंक्रीज हो जाता है। सो व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल देन करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल। कहता है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा कम होगा, उस केस में जब सेल्स को हम पैरेलल में जोड़ेंगे, तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे वहां पर करंट भी इंक्रीज होगा। तो देखो बेटा, 2 चीजें आई निकल के यहाँ से, दोनों टॉपिक से, इससे पहले वाले टॉपिक से और इससे, कि जब सेल्स का जब कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने क्या जोड़ा गया हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आर जोड़ा गया है उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से हाई हो। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से हाई हो, तो उस टाइम पर हमें सेल्स को किस में जोड़ना चाहिए, सीरीज में, ठीक है। जब सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हाई हो, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हाई हो, तो उस टाइम पर सेल्स को हमें किस में जोड़ना चाहिए, पैरेलल में, ठीक है। क्योंकि उसी टाइम पर वहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, या तभी हमें उस कॉम्बिनेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।